वेलकम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो आज अपन बीएससी थर्ड ईयर मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन इसमें बीएससी थर्ड ईयर के पहले अपन सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में देखें तो वही आपके 3 पेपर हैं। तो सिलेबस में देखिए पहले अपन मैं आपको बताता हूँ। सिलेबस में देखते अपन फर्स्ट पेपर है वो है आपका अमूर्त बीजगणित, जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। में बात अपन है अमूर्त बीजगणित। अमूर्त बीजगणित जो होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है। अब देखो अपन सेकंड पेपर की बात करें। सेकंड पेपर है आपका सम्मिश्र विश्लेषण। सम्मिश्र विश्लेषण जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब देखो आपके अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया। आपका थर्ड पेपर है जिसको आप मैकेनिक्स में अपन लेते हैं, परंतु उसके 2 पार्ट हैं। वो कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर इसका पहला पार्ट अपन देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट है इसका गति विज्ञान। कौन सा पार्ट है? गति विज्ञान, जिसको बोलते हो डायनेमिक्स। कौन सा पार्ट है? डायनेमिक्स वाला पार्ट है। अब देखो उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट जो है स्थिति विज्ञान। कौन सा है? स्थिति विज्ञान, जिसको बोलते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स। देखो अपने ये तीनों पेपर आ गए। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गई, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। अब इनका नेचर कैसा है? अब अगर मैं नेचर की बात करूं तो जो अमूर्त बीजगणित है उसका नेचर होता है जैसे आपने सेकेंड ईयर में रियल एनालिसिस पेपर किया था। कौन सा किया था सेकेंड ईयर में? रियल एनालिसिस, जिसका नाम था वास्तविक विश्लेषण। कौन सा पेपर था? वास्तविक विश्लेषण। वास्तविक विश्लेषण आपने ये देखा था सेकेंड ईयर में रियल एनालिसिस पेपर में कि ये थ्योरम बेस्ड पेपर था। उसमें थ्योरम थी, थ्योरम के बाद में कैलकुलेशन वगैरह, मतलब थ्योरम बेस्ड पेपर था और थोड़ी बहुत इसमें कैलकुलेशन थी। सेम वैसा ही पेपर कौन सा है आपका? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला पेपर है, अमूर्त बीजगणित। ये भी आपके थ्योरम बेस्ड पेपर है। इस पेपर में अपन पहले जो भी थ्योरम्स हैं उन सबको अपन समझेंगे, उसके बाद में आपको याद करना है, पहले समझना है। अब देखो अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो सम्मिश्र विश्लेषण वाला पेपर है, जो आपका सेकंड पेपर है। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये रियल एनालिसिस के जैसा ही पेपर कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला पेपर है। अभी इसकी बात करते हैं तो रियल एनालिसिस से थोड़ा ऊपर, मतलब इसमें भी वही आपकी थ्योरम वगैरह तो आएगी, परंतु जो अपन कंसेप्ट की बात करते हैं तो किससे? जो रियल एनालिसिस था, वास्तविक विश्लेषण था, उससे थोड़ा अपर लेवल वाला पेपर है। अगर अपन थर्ड पेपर की बात करें जो आपके मैकेनिक्स से रिलेटेड है, जिसमें डायनेमिक्स और स्टैटिक्स है, इसमें आपके जैसे आपने पढ़ा होगा ये फिजिक्स बेस्ड पेपर है, यानी फिजिक्स से रिलेटेड पेपर है। इसमें जैसे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्रैक्चर पे गति, इनके बारे में आपने पढ़ा है, पहले आपको बताया गया है फिजिक्स के अंदर। तो जैसे अगर इसमें बात करें, जैसे किसी भी पार्टिकल को आप ऊपर फेंकते हो, उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सीलरेशन, इन सब के बारे में अपन देखते हैं। तो इसमें फिजिक्स से रिलेटेड या फिजिक्स पे बेस्ड पेपर कौन सा है आपका? थर्ड पेपर गति विज्ञान या स्थिति विज्ञान। देखो अगर इनके मार्क्स की बात करें तो ये भी आपके 40 मार्क्स का है और ये भी 40 मार्क्स का है और ये भी 40 मार्क्स का है। मतलब अगर आप देखोगे तो 120 मार्क्स के तो तीनों पेपर हो गए। 120 मार्क्स के तो तीनों पेपर हो गए और टोटल होता है आपका 150। यानी मैथ में प्रैक्टिकल कितने होंगे? 30 मार्क्स के तो आपके क्या होंगे? प्रैक्टिकल। 30 मार्क्स के क्या होंगे? मैथ के प्रैक्टिकल होंगे। अब आपने देखा होगा जो मैथ में अपने फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल थे,
पीएससी फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल अपनी जो बुक में अपने एक्सरसाइज वगैरह किए थे उनमें से ही प्रैक्टिकल हो रहे थे। वैसे ही अगर अपन बात करें सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में भी आपकी जो रियल एनालिसिस बुक थी उसमें थ्योरम बेस्ड जो भी आपको थ्योरम वगैरह सब प्रैक्टिकल में करवाई जाती थी। मतलब अपने सिलेबस में से ही प्रैक्टिकल हो रहे थे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। परंतु अगर थर्ड ईयर की बात करें तो ये केवल सी लैंग्वेज में से आपके प्रैक्टिकल होंगे। सी लैंग्वेज में से आपके क्या होंगे प्रैक्टिकल, 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे सी लैंग्वेज में से। यानी इन जो आपके जो तीनों पेपर हैं उनसे अलग आपकी सी लैंग्वेज का जो पेपर था पहले था पुराने सिलेबस में, उसमें से ही आपके 30 मार्क्स के क्या होंगे प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल के लिए आपको एक बिल्कुल कंप्यूटर लैब की आवश्यकता पड़ेगी। कंप्यूटर लैब के अंदर ही सी लैंग्वेज पे बेस्ड आपको प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। ये तो हो गई अपने सिलेबस की बात। आज अपन देखते हैं अपना पेपर नंबर 2 सम्मिश्र विश्लेषण। आज ही क्लास में अपन पेपर नंबर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पेपर नंबर 2 सम्मिश्र विश्लेषण अपन पढ़ेंगे। देखिए इसमें यानी अगर अपन देखते हैं अब सम्मिश्र विश्लेषण, आपका वैसे पेपर नंबर 2 है ये। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र विश्लेषण। देखो ये अपना पेपर नंबर 2 बीएससी थर्ड ईयर का सम्मिश्र विश्लेषण कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अगर अपन इसकी बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र विश्लेषण आपने बेसिक में जैसे 12th में पढ़ा होगा, बीएससी आपके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट आया था। परंतु अगर अपन इसमें देखते हैं तो मैं इसमें पहले आपके पेपर नंबर 2 में इसका जो बेसिक्स है वो स्टार्ट करता हूँ नंबर सिस्टम। अब आप ऐसे देख रहे होंगे कि सर नंबर सिस्टम आप ये टॉपिक क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि इसका जो बेसिक होता है अपने इसकी जो थ्योरम वगैरह चलेगी सम्मिश्र विश्लेषण में, कहीं कहीं पे आपके पास ऐसा कंसेप्ट आएगा कि x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू c, कुछ भी मान लो आप x बिलोंग्स टू q, तो आपको ये सब रेशनल नंबर, वो नंबर, नेचुरल नंबर, इन सब के बारे में जो भी आपके बेसिक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो नंबर सिस्टम में पहले आपको बता रहा हूँ, यानी जो भी संख्या पद्धति है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। संख्या पद्धति, अब देखो संख्या पद्धति में मैं पहले लेता हूँ प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, इनको n से डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्याओं को किससे डिनोट करते हो, n से डिनोट करते हो। इसलिए n बराबर n इज इक्वल टू क्या कहेगा इसमें 1 2 3 4 5 डैश। अब आप ये देख रहे होंगे सर हमारे को तो ये प्राकृत संख्या नंबर सिस्टम या जो भी आपके नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर है ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। परंतु यहाँ पे मेरा एक बार आपको बताना इसलिए ज़रूरी है, जैसे आपके थ्योरम वगैरह पे या कहीं डेरिवेशन में आपके आ जाएगा जैसे x बिलोंग्स टू n, तो वहाँ पे मैं फिर आपको बीच में ये सारे कंसेप्ट नहीं बताऊँगा। ठीक है, वहाँ पे अपन अपना डायरेक्ट थ्योरम वगैरह करेंगे। थ्योरम के बाद में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन है, वो सब करेंगे। तो प्राकृत संख्याओं में नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसमें 1 2 3 4 5 जो भी आपकी डिजिट हैं वो सारी आती है, जो भी आपकी नंबरिंग होती है। अब देखो दूसरा अपन देखते हैं पूर्ण संख्याएं जिनको होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर, देखो होल नंबर को अपन W से डिनोट करते हैं। W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डैश जो भी है। ठीक है, ये तो आपकी पूर्ण संख्या आ गई, मतलब होल नंबर आ गया। अब देखो आपने एक चीज़ ये देखी होगी, जैसे प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर थी n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये था।
परंतु ये जो सभी नेचुरल नंबर किस में है, होल नंबर में है कि नहीं, केवल आपका देखो इसमें जीरो ही है और बाकी सारी सब की सब क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब सभी नेचुरल नंबर किस में है आपके, होल नंबर में। अब अपन बात करते हैं उसके बाद में अपन बात करते हैं पूर्णांक, जिनको क्या बोलते हो आप, इंटीजर। इंटीजर्स को आई या जेड से डिनोट करते हैं, पूर्णांक को किससे दर्शाते हो, आई और जेड से। अब इसमें ध्यान रखना, आपके जो होल नंबर थे उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आपकी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जो भी आपकी धनात्मक संख्या है वो सारी आ रही है। परंतु इंटीजर्स में क्या रहेगी, आपका इसमें पॉजिटिव नंबर भी आएगा और नेगेटिव नंबर भी आएगा। मतलब क्या हो जाएगा बताओ, इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 डेट डेट डैश जो भी आपके चल रहे हैं। जैसे पूर्णांक यानी इंटीजर में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आ गए। मतलब सभी आपके जो होल नंबर है वो किस में है, इंटीजर्स में। ध्यान से देखना, देखो नेचुरल नंबर किस में है आपके, होल नंबर में, होल नंबर आपके किस में, सभी के सभी पूर्णांक में, पूर्णांक में है, इंटीजर में है। अब देखो नेक्स्ट है अपना परिमेय संख्याएं। क्या है, परिमेय संख्याएं, जिनको बोलते हो रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर हैं उनको आप क्यू से डिनोट करते हो, पहली बार क्यू से डिनोट करते हो, ये आपके P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है। रेशनल नंबर किस में लिखा जाता है, P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। परंतु क्या होना चाहिए इसमें, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो आपके Q डज नॉट इक्वल टू 0 और क्या होना चाहिए, P और Q बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, इंटीजर। बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, इंटीजर। मतलब P और Q जो भी आपकी वैल्यू है P की जगह पे, वो सब क्या रहेंगे, आपके इंटीजर रहेंगे। ठीक है, पहले आप यहाँ तक नोट कर लिए, यहाँ तक नोट करो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं। पहले आप एक बार यहाँ तक नोट कर लिए सभी स्टूडेंट, फिर अपन नेक्स्ट जो भी आपके नंबर सिस्टम है वहाँ चलेंगे। यहाँ तक हो गया। देखो एक बार परिमेय संख्या का मैं एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ। जैसे इसका अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, जैसे मैंने लिखा 2/7, 2/7 लिखा है, मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं। मैंने आपको पूछा कि 4 आप बताइए रेशनल है या रेशनल है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो, 4/1 ऐसे लिख सकते हो। जैसे आपका और भी हो गया 2/1। ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। अब देखते हो, अपन देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मतलब आपने पहले ये देखा था कि Q इक्वल टू P अपॉन Q वाली फॉर्म में आपके रेशनल नंबर होते हैं। अगर अपन बात करें अपरिमेय संख्याएं, मतलब जो संख्याएं, जो नंबर्स
अपरिमेय नहीं हो, मतलब जो रेशनल नहीं हो, वो आपके सभी किस में आएंगे, अपरिमेय संख्याओं में आएंगे। इसको अपन क्यू डैश भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, क्यू डैश भी लिख सकते हैं। क्यू डैश इज इक्वल टू एक्स लिख सकता हूँ मैं, परंतु एक्स क्या है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, मतलब यानी क्यू डैश इज इक्वल टू, क्यू डैश आपका क्या है, अरेशनल नंबर है। मैंने मान लिया कि क्यू डैश इज इक्वल टू एक्स तो है, परंतु एक्स क्या नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। इसलिए एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्या किया है मैंने, क्यू किया है। मतलब एक्स की जो भी वैल्यू है वो किससे बिलोंग नहीं कर रही है, आपके रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा है कि रूट टू की वैल्यू क्या है, देखिए आपने 1.414 ऐसे देखा है। आपने कभी कभी ये भी सोचा होगा कि सर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो यही होती है, परंतु इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू आगे ऐसे ही चलती रहती है आवर्ती के रूप में। मैं अगर बोलूँ तो ये वैल्यू इसकी नेक्स्ट ऐसे कैसे चलती रहती है। इनको बोलते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसको क्या बोलते हैं अपन, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब अंतहीन संख्याएं। कौन सी संख्या है ये, अंतहीन, जिनका अंत नहीं होता है, अंतहीन संख्याएं। जैसे रूट टू की वैल्यू क्या हो गई 1.414, वैसे अगर रूट थ्री की वैल्यू देखोगे तो क्या होगी, रूट थ्री इज इक्वल टू 1.732। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है, मतलब अंतहीन संख्याएं हैं। अगर अपन बात करें, अगर रूट फोर, अगर मैं आपको पूछूं कि रूट फोर क्या है, अरेशनल नंबर है या क्या है, तो अगर रूट फोर की वैल्यू देखोगे तो +-2 आएगा, मतलब क्या है, इंटीजर। क्या है, इंटीजर। अब देखो वैसे ही अपने पास ई जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ई की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, परंतु वो भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है, मतलब अंतहीन संख्याएं हैं। फिर मैं बात करूँ पाई, अगर आप पाई को देखोगे तो आप तो ऐसे सोच रहे होंगे कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, 22/7 होती है, तो 22/7 होती है तो वो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो अपन उसको अरेशनल में कैसे डाला, तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये लगभग कितनी होती है, 22/7, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं तो 3.14 होती है कि नहीं। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, पाई अरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये नोट कीजिए आप एक बार। अब देखो अपरिमेय संख्याओं के बाद में अपन देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। अपना नेक्स्ट है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। देखो जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, उनको अपन आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो इसमें रियल नंबर में कौन कौन सी आपके डिजिट होनी चाहिए, आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। कुछ समझ में आया, मतलब इसमें जो भी वैल्यू है आपकी, अगर आप संख्या रेखा पे देखोगे, नंबर लाइन पे देखोगे, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो भी आपकी डिजिट है वो सारी किस में आ जाएगी, रियल नंबर में आ जाएगी। देखिए अगर आप देखते हो तो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, जो भी आपकी डिजिट है, जो भी आपके नंबर है, वो सारे किस में आएंगे, रियल नंबर में आएंगे, आर में आएंगे। अब एक चीज़ आपको ये मैं आपको बता दूँ भाई, अभी मैंने आपको बताया जो भी नेचुरल नंबर है वो सारे किस में थे, होल नंबर में। जो भी होल नंबर वो किस में थे, इंटीजर्स में। जो भी इंटीजर थे वो किस में थे, रेशनल नंबर में। ठीक है, और जो भी रेशनल नंबर है वो सब के सब किस में हैं, रियल नंबर में। जो भी रेशनल नंबर सब के सब किस में है, रियल नंबर में। यहाँ तक नोट करो आप। देखो इसके बाद में अपन देखते हैं, यानी जो 7 नंबर पे है वो है अपना सम्मिश्र संख्याएं।
जिस पेपर की अपन बात कर रहे हैं वो पॉइंट है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं जिनको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो जो आपके सम्मिश्र संख्याएं हैं, जो टॉपिक अपने बुक के सिलेबस में है या जो अपना पेपर नंबर सेकेंड है बीएससी थर्ड ईयर का, वो अपना सम्मिश्र संख्या है जिसको सी से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हैं अपन? सी से डिनोट करते हैं। देखो सी इज इक्वल टू क्या हो सकता है? ए प्लस आयोटा बी हो सकता है, एक्स प्लस आयोटा बी या एक्स प्लस आयोटा वाई भी हो सकता है। आपको ये पता होगा ए इसका रियल पार्ट है और बी क्या है यहाँ का? इमेजिनरी पार्ट। बेसिकली अगर x के लिए देखें तो x क्या है? रियल पार्ट और y क्या है इसका? इमेजिनरी पार्ट। और a और b किससे बिलोंग करेंगे? बिलोंग्स टू r, मतलब जो भी वास्तविक संख्या है उससे बिलोंग करेंगे। अब देखो आपने एक कंसेप्ट यहाँ से देखा होगा, जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैंने ऐसे बोला 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, तो ये 3 तो क्या है? यहाँ का रियल नंबर है, मतलब इसका रियल नंबर या रियल पार्ट है। और जिसके साथ आयोटा आया है वो क्या है इसका? इमेजिनरी पार्ट। क्या है? इमेजिनरी पार्ट। 3 + 4 आयोटा ये इसका रियल पार्ट हो गया, और जिसके साथ आयोटा है तो ये 4 क्या हो गया? इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे जो 3 है वो क्या है? रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है? बताओ देखो, रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 + 0 आयोटा, ठीक है, तो इसका जो रियल पार्ट हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करो सब। देखो अगर मैं आपको बताऊं तो अपने जो भी नेचुरल नंबर थे वो किसका सबसेट था? होल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर किसके सबसेट था? इंटीजर या जेड के। और इंटीजर किसका सबसेट है? क्यू का, मतलब रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर किसका सबसेट है? रियल नंबर का। ठीक है, और रियल नंबर किसका सबसेट है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये सी है आपका, किसका सबसेट है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये बात समझ में आ गई? मैंने आपको पहले बताया जितने भी नेचुरल नंबर है वो किस में है? होल नंबर में। जितने भी होल नंबर हो किस में है? इंटीजर में। जो भी इंटीजर्स है वो किस में है? रेशनल नंबर में। जो भी रेशनल नंबर हो किस में है? रियल नंबर में। जो भी रियल नंबर है वो किस में है? कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करो। फिर अब देखिए आगे। अगर अपन बात करें सम्मिश्र संख्या होगी, उसके बाद में मैं आपको पहले ही बताया था भाई जो रियल नंबर है वो रियल नंबर से जो ऊपर का पार्ट है, यानी जो रियल नंबर वो किस में कंटेन करती है? किस में कंटेन करती है? कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो देखो अगर मैं आपको बात करूं, जो आपका नेचुरल नंबर का सेट है, जो भी नेचुरल नंबर का सेट है वो किस में कंटेन करता है? होल नंबर में। किस में कंटेन करता है? होल नंबर में। मैं आपको इसका स्पेक्ट्रम बता रहा हूँ, जो आपका इंद्रधनुष होता है कि नहीं, तो वैसे मैं इसका स्पेक्ट्रम बता रहा हूँ कि जो भी नेचुरल नंबर है वो किस में कंटेन है? होल नंबर में। जो भी होल नंबर है वो किस में कंटेन है? किस में कंटेन है बताओ? इंटीजर्स में। यानी जो भी नेचुरल नंबर थे, जो भी नेचुरल नंबर का सेट है वो होल नंबर में कंटेन है। जो भी होल नंबर है
वो आपके किस में कंटेन है, इंटीजर्स में। इंटीजर्स का जो सेट है वो किस में कंटेन है, किस में कंटेन है, आपके रेशनल नंबर में। किसमें कंटेन है, रेशनल नंबर में। जो भी रेशनल नंबर है वो आपका किस में कंटेन है बताओ, रियल नंबर में, वास्तविक संख्याओं में। किस में कंटेन है, किस में कंटेन है, वास्तविक संख्याओं में, रियल नंबर में। और जो भी आपके रियल नंबर्स है, रियल नंबर का सेट है, वो किस में कंटेन है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। किस में कंटेन है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये आपका स्पेक्ट्रम हो गया, जो भी आपका इंद्रधनुष हो गया, ये आपका स्पेक्ट्रम हो गया। मतलब जो भी आपके नेचुरल नंबर का सेट था वो होल नंबर में कंटेन है, जो भी आपके होल नंबर का सेट था वो आपके इंटीजर्स में कंटेन है, जो भी आपके इंटीजर्स का सेट था वो आपके रेशनल नंबर में कंटेन है, और जो भी आपके रेशनल नंबर का सेट था वो आपके रियल नंबर में कंटेन है, और जो भी आपके रियल नंबर थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेन है। ठीक है, तो देखो रियल नंबर से जस्ट ऊपर वाला पार्ट ही कौन सा होता है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर। और यही मैंने आपको बताया। ठीक है, आज अपन इस क्लास में इतना ही करेंगे। अब जो भी इसके थोड़ा बहुत बेसिक रह गया वो, और जो नेक्स्ट आपका सिलेबस है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।